हाँ, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया के वेग और क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात हो गई। आज बात करते हैं वेग नियम या वेग व्यंजक अभिक्रिया के लिए। वेग नियम या वेग व्यंजक। वेग नियम हमने बताया था कि वेग कहिए या दर कहिए, वेग नियम या इसी को दर नियम भी कहते हैं। दर नियम यानी वेग नियम या दर नियम, वेलोसिटी लॉ और रेट लॉ। अब ये वेग नियम या दर नियम क्या होता है किसी अभिक्रिया के लिए? तो ऐसा नियम जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों के मोलर सांद्रता, अभिकारकों के ऐसा नियम जो अभिक्रिया का वेग जिसमें अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, वो नियम जो है अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई अभिक्रिया लिखी, जैसे ये मान लीजिए ए है अभिकारक और बी है अभिकारक, और ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं। अब हम उत्पाद का नाम लिखें या ना लिखें, इसका लेना देना वेग नियम से नहीं है, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर केवल उत्पाद लिख दे रहे हैं। तो क्या लिख दे रहे हैं? उत्पाद लिख दे रहे हैं। अब होता क्या है वेग नियम में, जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की जो सांद्रता है, जैसे अभिकारक ये है इसकी सांद्रता, और दूसरा अभिकारक बी है इसकी सांद्रता की घातों के समानुपाती होता है। ये जो यहाँ पर घातें हम लगाएंगे, ये घातें प्रायोगिक होती हैं। उसका अभिक्रिया के समीकरण से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो हम यहाँ पर 2 लगा दिए और यहाँ पर लगा दिए 1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रयोग द्वारा देखा जाएगा कि अभिक्रिया की दर अभिकारक ए की सांद्रता की कितनी घात पर निर्भर करती है, और यही अभिक्रिया की दर अभिकारक बी की सांद्रता की कितनी घात पर निर्भर करती है। ये नियम पूरी तरह प्रायोगिक होता है, इसलिए इसमें इस प्रकार की भाषा कही जाती है कि ऐसा नियम या ऐसा व्यंजक जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की मोलर सांद्रता की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वो कहलाता है अभिक्रिया का वेग नियम। यानी जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की मोलर सांद्रता की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वो कहलाता है अभिक्रिया का वेग नियम। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा अभिक्रिया की दर, वैसे होती क्या है, अभिकारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। और यहाँ पर हम लिख देंगे m और यहाँ पर लिख देंगे n। ये m और n, m, n ये प्रायोगिक हैं। ये क्या है? प्रायोगिक है। अब अभिक्रिया की दर जब हम इस समानुपात को हटाएंगे तो इसके स्थान पर एक नियतांक आ जाता k, जिसको हम वेग नियतांक कहते हैं।
अब ये जो व्यंजक आया यही वेग नियम या वेग व्यंजक कहलाता है। ये जो आया इसी को वेग नियम या वेग व्यंजक कहते हैं। वेग नियम या वेग व्यंजक। वेग व्यंजक वेलोसिटी लॉ या वेलोसिटी एक्सप्रेशन। बार बार बता रहे हैं कि m और n प्रायोगिक प्रयोग के द्वारा देखा जाता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता की कितनी घात के समानुपाती है और अभिकारक B की सांद्रता की कितनी घात के समानुपाती है। अब क्या है, जैसे कुछ अभिक्रियाएं केवल एक चरणों में होती हैं जिनको हम मौलिक अभिक्रिया कहते हैं, और कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कई चरणों में होती हैं जिनको हम जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो मौलिक अभिक्रिया तो एक चरण में होती है, तो उसके लिए हम जो है ये वेग नियम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जो जटिल अभिक्रिया होगी उसमें क्या करते हैं, जो 2-3 स्टेप में होती है तो उसमें जो सबसे मंद अभिक्रिया होती है वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। जटिल अभिक्रिया के लिए, जटिल अभिक्रिया में जो अभिक्रिया कई स्टेप में हो रही, कई चरणों में, जो मंद होती है सबसे मंद वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। तो जटिल अभिक्रिया में मंद पद वाला चरण, मंद पद वाला चरण वेग निर्धारक पद होता है। वेग निर्धारक पद होता है। वेग निर्धारक पद होता है। जैसे मान लीजिए एक हम अभिक्रिया लिख रहे हैं A+B और इसका परिवर्तन है C में। ये जटिल अभिक्रिया है और देखा गया कि ये 2 चरण में होती है, 2 चरणों में, ये 2 चरणों में है। प्रथम चरण यानी पहला चरण जिसमें A मान लीजिए A परिवर्तित होता है P में, और दूसरा चरण यानी द्वितीय चरण में P B से अभिक्रिया करके C का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? C का। यह अभिक्रिया मान लीजिए जटिल अभिक्रिया है जो 2 पदों में होती है। पहला पद ये, दूसरा पद ये है। तो इसमें देख रहे होंगे P जो है इंटरमीडिएट मध्यवर्ती है, बीच में बन रहा है। क्या? बीच में। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यही चीज मिलेगी। कैसे? जब जोड़ेंगे तो देखिए A प्लस बायां पक्ष बाएं में, दायां पक्ष दायां में, A प्लस P प्लस B, और दाहिने तरफ P प्लस C। पक्षांतर में ये P और ये P कट जाएगा तो आपकी वही अभिक्रिया मिल गई, A प्लस B और उत्पाद क्या मिला? C। तो ये अभिक्रिया 2 चरण में होती है। अब इसमें मान लीजिए
देखा गया, ये मंद पद है। और ये तीव्र पद है। ये मंद पद है, तीव्र पद। तो ये जो मंद पद है यही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। इसी के लिए हम वेग व्यंजक लिखेंगे। इसके लिए वेग व्यंजक नहीं लिखेंगे या वेग नियम नहीं लिखेंगे। इसी के लिए हम जो है वेग नियम या वेग व्यंजक लिखेंगे, और जिसमें हम लिख देंगे R समानुपाते A की सांद्रता और प्रयोग के द्वारा जो देखा गया सपोज M। ये और समानुपात को हटाएंगे तो K लग जाएगा। तो ये आपका वेग नियम या वेग व्यंजक हो गया। अब ये जो K आपका है जिसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, इसका मान स्थिर होता है और इसका मान केवल ताप पर निर्भर करता है। ताप बदलने से इसका मान बदल जाता है, और इसी को हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहिए या दर, विशिष्ट अभिक्रिया दर। और आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। इसका मात्रक निकलेगा, इसका मात्रक, और ये सब चले जाएंगे नीचे। और वेग स्थिरांक की परिभाषा भी इसी से निकाल सकते हैं। कैसे? आप अभिकारकों की सांद्रता 1 कर दें, यानी 1 मोल प्रति लीटर ये, 1 मोल प्रति लीटर ये। R किसके बराबर हो जाएगा? K। तो यहां पर वेग स्थिरांक की परिभाषा निकल आएगी। जैसे यदि जो है हम इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दें और B की सांद्रता भी 1 मोल प्रति लीटर कर दें, तो यहां से R बराबर K, क्योंकि 1 रखेंगे, 1 की पावर m 1 ही होती है और 1 की पावर n 1 ही होती है, तो यहां पर 1, R बराबर हो जाएगा K। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या हुई। अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर, अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर जो अभिक्रिया की दर होती है वही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर अभिकारकों की सांद्रता एकांक 1 होने पर, अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया की दर या इसी को कहते वेग। तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर? वेग स्थिरांक, यानी अभिक्रिया की दर ही वेग स्थिरांक कहलाती है। अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक कहलाती है। वेग स्थिरांक कहलाती। अब हम बात करेंगे आणविकता की। आणविकता
मॉलिक्यूलरिटी। आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी। अब आणविकता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अणुओं की संख्या। तो किसके अणुओं की संख्या? अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या, वो भी संतुलित रासायनिक समीकरण में, वो कहलाती है आणविकता। यानी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में, संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या आणविकता कहलाती है। भाग लेने वाले हमने लिख दिया अणुओं की संख्या। आणविकता कहलाती है। आणविकता कहलाती। अब इसमें कुछ बातें छुपी हुई हैं। अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले यहां पर लिख दिया हमने अभिकारकों के अणुओं की संख्या। अभिकारकों के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आणविकता। अब इसमें क्या होता है? आणविकता का तात्पर्य है अभिकारक के अणुओं की संख्या का टकराना। अब इसमें अभिकारक के अणु जब टकराते हैं तो सही सही दिशा में केवल दो अणु टकरा सकते हैं, या केवल एक अणु अभिक्रिया को बढ़ा सकता है। यह देखा गया है अधिक से अधिक 3 अणु एक साथ टकरा सकते हैं। इससे ज्यादा की टकराहट से उत्पाद उत्पन्न नहीं होते। तो आणविकता जो है एक होती है या दो होती है, यानी एक आणविकता की अभिक्रियाएं बहुत मिल जाएंगी, दो आणविकता की अभिक्रियाएं बहुत मिल जाएंगी, लेकिन 3 या 3 से अधिक आणविकता की अभिक्रियाएं दुर्लभ हैं, क्योंकि 3 अणुओं का अभिकारक के एक साथ टकराना और उत्पाद में बदलना असंभव सा है। तो जिनमें अभिकारक के एक अणु भाग लेते हैं उनको एक अणु अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं उसको बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले लिया, तो इसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 है, तो इसकी आणविकता 1 हो गई। आणविकता इसकी 1 हो गई। और मान लीजिए कोई समीकरण ले लिया H2 + I2 और 2HI का बनना, तो यहां पर अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 1 2 है, तो आणविकता 2 हो गई। और 3 का भी उदाहरण मिल जाता है, लेकिन 3 से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं संभव नहीं है। तो उसमें होता क्या है? तो जैसे कि अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हैं,
एक हमने बताया मौलिक अभिक्रिया जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है, और एक जटिल अभिक्रिया कई स्टेप में। जैसे ये दोनों हमने उदाहरण लिखे, ये एक स्टेप में कंप्लीट होती है, तो इनकी आणविकता निकाल ली गई, अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या। मौलिक अभिक्रिया, मौलिक अभिक्रिया का मतलब हम लिख दे रहे हैं, मौलिक अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन, मौलिक अभिक्रिया एक चरण में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया, एक चरण में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया। पूर्ण होने वाली अभिक्रिया एक चरण में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया मौलिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसी चरण में देख लीजिए, अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या जितनी होगी वो आणविकता कहलाएगी। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो जटिल हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी पूछ ली गई कि इस अभिक्रिया की आणविकता बताइए। जैसे कह दिया गया ये अभिक्रिया है, इसकी आणविकता बताइए, तो यहां इसकी आणविकता 8, 3, 11 नहीं होगी, ये जटिल अभिक्रिया है। देखना पड़ेगा ये कितने स्टेप में होती है, और वो स्टेप कहलाते हैं अभिक्रिया की क्रिया विधि। अब इसकी आणविकता 11, आणविकता 11 संभव नहीं है, आणविकता होना चाहिए 11, लेकिन 11 आणविकता संभव नहीं है, तो ये जटिल अभिक्रिया है। ये जटिल अभिक्रिया है, ये कई चरणों में होती है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको आप समझिए। जैसे जटिल अभिक्रिया का एक उदाहरण हमने ले लिया जिसके चरण मालूम है। मान लीजिए ये है NO प्लस H2 इक्वल टू N2 प्लस H2O, और समीकरण को बैलेंस कर लिया। यहाँ 2 और 2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अब यहां आणविकता 2 कितनी हो जानी चाहिए? 4, जो कि संभव नहीं है। अधिक से अधिक आणविकता कितनी है? 3, और यहां आणविकता हो गई 2, 4, तो ऐसा संभव नहीं है। तो जब इसकी मैकेनिकल, इसकी क्रिया विधि देखी गई कि क्या ये एक चरण में होती है या एक से अधिक चरणों में, तो ये 2 चरणों में होती है, ये 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण, प्रथम चरण में नाम बता देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये जल। प्रथम चरण में नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के एक अणु से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। दूसरे स्टेप में अब H2O2 यहां कहीं है नहीं, तो इंटरमीडिएट होगा, मध्यवर्ती। ये H2 के दूसरे अणु से क्रिया करके और जल के 2 अणु बनाता है। जल के कितने अणु? 2। यही अभिक्रिया है, ये 2 चरणों में हो रही। कितने चरणों में? 2। कैसे? अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को सपोज अगर इन दोनों को जोड़िए तो वही मिलेगा। कैसे? 2NO 2NO।
H2 हो जाएगा 2H2 बाएं पक्ष में, और H2O2 इधर बाएं पक्ष में आएगा, H2O2 इधर दाएं पक्ष में कैंसिल हो जाएगा, और दाहिनी तरफ बचेगा N2 और प्लस 2H2O। तो वही अभिक्रिया है। कितने चरण में हो रही? 2 चरण में। अब देखा गया कि पहला चरण तो मंद है और दूसरा चरण तीव्र है। दूसरा चरण तीव्र है। तो अभिक्रिया के वेग को कौन निर्धारित करता है? मंद पद। कौन सा पद? मंद पद। अभी हमने बताया था कि वेग निर्धारक पद जो है अभिक्रिया का मंद पद होता है। तो प्रथम चरण जो है ये मंद पद है, धीमी गति से संपन्न होता है। तो यही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है। तो इसी के अभिकारक के अणुओं की संख्या जो होगी, जैसे 2 1 3 है, यही कहलाएगी इस संपूर्ण अभिक्रिया की आणविकता। यानी आप कह सकते हो जटिल अभिक्रिया में जो चरण मंद पद है उसी में अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या संपूर्ण अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जटिल अभिक्रिया में मंद पद वाले चरण में, स्टेप में, मंद पद वाले चरण में अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या 2 1 यहां पर 3 है। अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या संपूर्ण अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। संपूर्ण अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। संपूर्ण अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। संपूर्ण अभिक्रिया की आणविकता कहलाती, जैसा कि इस जटिल अभिक्रिया की आणविकता द्वैत कितना है? 3। अभिक्रिया की आणविकता है 3। अभिक्रिया की संपूर्ण आणविकता 3। तो ये आणविकता की बात हो गई। अब शेष हम आगे चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।